नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी। हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में हमने ऑलरेडी 5 to 6 क्लासेज कर ली है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे किसी भी फ्रैक्शन को कब हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, कब नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसके साथ साथ हम आज ये भी जानेंगे कि अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हो तो उसके लास्ट में कितने नंबर आप जीरो आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो पहले हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। एक रूल होता है हमारा। रूल क्या है हमारा? रूल हमारा ये है, इफ डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसा अगर हमारे क्या है डिनोमिनेटर में है, देन इफ द डिनोमिनेटर हैज 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, then fraction will be terminating। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कोई भी डिवीजन परफॉर्म नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा 2/5 है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा। 5 4 जा क्या होता है? 20 होता है। यानी एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद, एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन अगर यही हम 1/3 को अगर डिवाइड करें तो आप देखोगे डेसिमल के बाद क्या आएगा? 3 3 जा 9, अगेन 1 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अगर किसी भी डिवाइजर से नंबर को डिवाइड करने पे पूरी तरह रिमाइंडर हमारा एक तरह से क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और यदि डिवाइड करने पे कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होने लगे, है ना, या खत्म ना हो, तो ये हमारा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और वहीं अगर कोई एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट कर रहा हो तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। और अगर एक ही नंबर रिपीट ना हो रहा हो तो उस केस में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? बस हमें सिंपल सी चीज अब ये देखनी होगी, हमें हर बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है, बड़े बड़े नंबर रहेंगे आपके पास तो आप डिवाइड करने नहीं जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सा रूल याद रखेंगे। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर जो डिवाइजर है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, और यदि हमारा इसका फैक्टराइजेशन करने पे नंबर 2 की पावर के रूप में आए, या फिर 5 की पावर के रूप में आए, या फिर 2 की पावर और 5 की पावर दोनों के रूप में कोई नंबर आ रहा हो, तो वो नंबर, वो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? बस अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो अब आपके लिए आंसर देना आसान होगा। जैसे पहले नंबर को देखें तो ये कितना है? 23 अपान में 8 को क्या लिख सकते हो आप? 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ठीक है,
2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अब यहां देखो डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर m के रूप में है। अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m के रूप में है तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। वही सेकंड क्वेश्चन पे आए, अगर इसे हम देखें, है ना, तो अगर इसे हम लोग देखेंगे, इसे हम डिलीट करते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन को आप देखो तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये नजर आएगा कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 441 लिखा हुआ है। 441 अगर याद करो आप तो ये 21 का स्क्वायर होता है, और 21 को अगर हम लोग फैक्टराइज कर दें तो ये 3 इंटू 7 होता है, और इसका स्क्वायर है, या फाइनली आप लिखोगे 125 अपन में 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। आपने पढ़ रखा होगा किसी भी नंबर के पावर में अगर कोई नंबर हो, ए बी की पावर में आपने n पढ़ा था फार्मूला, क्या होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, पावर सेम हो तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसी का उल्टा, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का पावर n है तो उनको अलग अलग ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो अगर आप अब यहां पे देखो तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जाहिर सी बात है आप कहोगे कि ये इस फॉर्म में तो नहीं है। अगर डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्म का होता तो हम टर्मिनेटिंग बोलते, यानी कि ये हमारा नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए, अगर आपने नोट नहीं किया तो एक बार नोट कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 35 अपान में 50 लिखा हुआ है। 50 को अगर हम लोग लिखें तो आप इसे लिख सकते हो क्या, 5 का स्क्वायर इंटू 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 25 दूना 50, है ना। अब यहां पे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अगर ये इस फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। तो ये फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। इसके अलावा अगर यहां देखा जाए, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 5 की पावर में 7 है और ये 7 की पावर में 17 है ना। करेक्ट कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये 7 पावर लिखा हुआ है और ये पावर 17 लिखा हुआ है ना, ठीक है। करेक्ट करके एक बार आप फिर से चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। 5 की पावर 7 और 7 की पावर 17, है ना। तो यहां आपको अब डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस नंबर के अलावा एक नंबर 7 की पावर 17 लिखा हुआ है, और 7 की पावर 17 का मतलब ही हो गया कि हमारा इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ये डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है इसे आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बच्चा आता है, वो आता है कि हमारा डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद आएगा। अगर फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग है तो कैसे आप बताओगे बिना डिवाइड किए कि डेसिमल हमारा कितने डिजिट पे आएगा। जैसे यहां पे हमने क्वेश्चन किया था तो यहां पे आपको अच्छे से मालूम है कि ये 23 अपान में क्या है, 2 की पावर 3 है ना। आपको देखना क्या है कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इट मीन्स यहां डेसिमल डिवाइड करने पे कितने डिजिट पे डेसिमल आएगा, 3 डिजिट पे डेसिमल आएगा। क्लियर है। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो आप 8 से डिवाइड करो 23 को, आप लिखोगे 8 2 जा 16, कितना बचेगा भाई, 7। डेसिमल लगाया आपने, 0 आया,
8 अठे 64, अगेन 6 जीरो, 8 सत्ते 56, 56, 4 जीरो, 8 5 जा 40। तो आप देख रहे हो यहां डिवाइड करने पे डेसिमल कितने डिजिट पे आया, 3 डिजिट पे आया। तो बिना एक्चुअल में डिवाइड किए हुए हम इस माध्यम से बता सकते हैं कि डेसिमल हमारा कितने डिजिट पे आएगा। अब यहां पे डेसिमल कितने डिजिट पे, 3 डिजिट पे। यानी कि अब आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर देखना है। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर m और 5 की पावर n ये दोनों नंबर अगर मिले तो इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही हमारा क्या देगा, नंबर ऑफ डिजिट देगा बिफोर द डेसिमल, है ना। यानी कि कितने डिजिट पे डेसिमल आएगा, इन ऐसा नंबर है तो इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्लियर है। हाँ, एक कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि ये जो भी फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो, अभी मैं एक क्वेश्चन और आपसे करता हूं। जैसे आपको अगर डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है 250 से, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेसिमल कितने डिजिट पर आएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, वैसे तो आप इसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करोगे, तो 125 को लिख सकते हो 5 का क्यू इंटू 2। 5 का क्यू कितना होता है 125, और 125 का दुगुना कितना होता है 250। अब यहां देखो, इन दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, हमारा 3 है। यानी कि अगर इस 250 से 8 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमारा कितने डिजिट पे आएगा, 3 डिजिट पर आएगा। समझ में आ रही बात। अगर वेरीफाई करना चाहें तो एक बार मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। आप डिवाइड करो 8 को 250 से, 25 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पहले लगाना पड़ेगा, एक जीरो आएगा। अभी भी नंबर छोटा है, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो आ गया। 25 से डिवाइड करिए, 25 तिया क्या होता है भाई, 75 होता है, 75, ये कैंसिल हुआ, 50 बचेगा। आप एक जीरो डेसिमल की वजह से बढ़ा सकते हो, इतना डबल कितना होता है 500। और आप देख सकते हो कि डेसिमल कितने डिजिट पे आया है, 3 डिजिट पे आया है। क्लियर है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से बता सकते हो कि अगर आपको 7 अपान में 2 की पावर 99 और 5 की पावर 120 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इस नंबर से इसे डिवाइड करने पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, तो आप सिंपली कहोगे कि इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर होगा उतने नंबर पे क्या आएगा, डेसिमल आएगा। यहां हाईएस्ट पावर कितना है 120 है, यानी यहां पे डेसिमल कितने डिजिट पे आएगा, तो आप कहोगे 120 डिजिट के बाद हमारा क्या आएगा, डेसिमल आएगा। तो इस कंसेप्ट को भी बीच में अपने दिमाग में रखेंगे। इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड था तो हमने आपको यहां पे बता दिया है। उम्मीद है ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग का ऐप है डीडीसी लाइव करके, उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा एक तरह से लोगो कह लीजिए, है ना, जो आपको दिखाई देगा ऐप पे, यही सिंबल बना हुआ है। आप डाउनलोड करें, आपको जो भी क्लास 6 से लेकर 12 तक के नोट्स हैं उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, एसएससी बैंक रेलवे को देखते हुए, या फिर यूपी टेट सी टेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए कुछ ऐसे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, और यहाँ पे आपको सारे क्लासेज के वीडियो भी मिलेंगे, उसके लिंक अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो आप उसको डाउनलोड करिए और जो भी सिलेबस है, नोट्स है, उसको पढ़िए और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन राइट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। देखो बेटा, नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी। जैसे अगर आप नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें जीरो आएगा।
ठीक है। अगर किसी भी नंबर में हम 100 का मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं 2 जीरो आ गया, यानी कि जीरो कौन देगा? 10 देगा। अगर एक जीरो चाहिए तो एक 10 चाहिए, 2 जीरो चाहिए तो 100 चाहिए, 3 जीरो चाहिए तो 1000 चाहिए। है ना? अब जाहिर सी बात है ये 10 बनता कैसे है, हम ये देखें। तो 10 को आप देखोगे कि 10 बनने के लिए हमें क्या चाहिए? 10 बनाने के लिए हमें चाहिए 2 और 5। 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 का एक जोड़ा हमें एक 10 देगा, और एक 10 हमें क्या देगा? एक जीरो देगा। है ना? तो आप या तो कहो कि 10 की संख्या निकालें, या फिर इनडायरेक्टली कहो कि 2 और 5 के कितने पेयर हैं। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे 300 में देखा जाए, जैसे 100 को देखें तो 100 को आप क्या लिखोगे? 100 को यही लिखोगे 10 इंटू 10, यानी 10 ये है क्या? 2 इंटू 5, और ये भी क्या है? 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 के यहां जोड़े कितने हैं? कितने पेयर हैं 2 और 5 के? 2 पेयर हैं। अगर 2 पेयर हैं तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना हो तो आप बनाएंगे 2 और 5 के पेयर। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्लियर है बात? अब सीधे अगर क्वेश्चन में आ जाए हम, है ना, तो क्वेश्चन आप देखो तो यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। बाकी नंबर से तो मतलब है नहीं जीरो के लिए, तो हमारे पास 2 जो है 2 हैं, 5 कितने हैं? 3 हैं। अब अगर पेयर बनाया जाए तो यहां 2 तो 2 बार है, और 5 हमारा कितनी बार है? 3 बार है। तो अगर जोड़ा बनाएं तो एक पेयर ये बनेगा और दूसरा एक पेयर ये बनेगा, यानी कि यहां पेयर कितने बने? 2 पेयर बने। और पेयर यदि 2 बने तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप कहोगे हियर पेयर ऑफ 2 एंड 5 इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितना होगा जी? 2 होगा। समझ में आ रही बात? सिंपल सी चीज है, हर बार आप पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। 2 हमारा जो इसमें इन दोनों में जो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनते हैं। अगर 2 की संख्या 2 है, 5 की पावर 3 है, तो जाहिर सी बात है जो कम वाला होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो 2 की पावर 2 टाइम था, तो पेयर भी कितना बनेगा? 2 बनेगा। समझ में आ रही बात? तो इस बात को भी याद रखिए, एमसीक्यू सवाल जो स्टैंडर्ड के पेपर बन रहे हैं आजकल उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। और आपको समझा भी दिया है हमने, अब आगे से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा कि 4 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, प्रूव करिए। तो आप सिंपल सी चीज कहोगे कि आपने अच्छे से जान लिया है कि एक 0 हमारा कब आएगा? जब इसमें 2 और 5 दोनों रहेंगे। 2 के साथ साथ 5 का होना जरूरी है एक 0 के लिए। 2 और 5 के जब पेयर बनेंगे तभी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है 4 की पावर n। 4 को अगर फैक्टराइज करें तो आप 4 को लिखोगे 2 की पावर 2 की पावर n, या सिंपली इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2n। क्लियर है? अब आप कहोगे कि यहां पे क्या कभी भी 5 आ सकता है क्या? n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे 2 की संख्या ही इंक्रीज करती जाएगी। n हमारा नेचुरल नंबर है, तो जाहिर सी बात है 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर कुछ भी आप रख लो,
क्या होगा? अगर 1 रखोगे तो 2 2 टाइम आएगा, अगर 2 रखते हो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 हमारा कितनी बार? 4 टाइम आ जाएगा। यानी ये तो श्योर है कि इसमें कभी भी 5 आने वाला नहीं है, और जब इसमें 5 नहीं आएगा तो ये श्योर हो गया कि ये कभी भी 2 और 5 के इसमें पेयर नहीं बनेंगे, और जब 2 और 5 के पेयर नहीं बनेंगे तो 0 कहां से आएगा? 0 आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिखोगे, ये हमारी वैल्यू है, हियर 5 इज नॉट अवेलेबल। सो क्या है? सो इट कैन नेवर एंड विथ 0। बस इतनी सी बात आप लिख के इसे खत्म कर सकते हो, है ना। रीजन क्या है? ईयर 5 इज नॉट अवेलेबल, है ना। आप इसको इंक्रीज करना चाहो तो और भी डेटा इंक्रीज कर सकते हो कि वी नो दैट, है ना, फॉर 1 0 वी नीड ए पेयर ऑफ 2 and 5, हियर 5 इज नॉट अवेलेबल, सो इट कैन नेवर एंड विथ 0। बात समझ में आ गई बात? इन बातों को आप लिख लीजिएगा, लैंग्वेज लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द नंबर? तो आपने छोटे क्लास में कुछ पढ़ा होगा कि अगर नंबर का रेशियो दिया हो तो कैसे उसे एज्यूम करते हैं। यहां पे रेशियो क्या लिखा हुआ है? 2:3 लिखा हुआ है। तो आप एज्यूम कर लो, लेट नंबर इज 2x एंड 3x। क्लियर है? अब मैं आपको बता चुका हूं, अगर 2x है तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा? x आएगा। 3x है तो 3x का फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 3 इंटू x आएगा। क्लियर है? अगर इन नंबर का एलसीएम लिखना हो तो आप एलसीएम क्या लिखोगे? हमने कहा था जो भी नंबर है उसको हाईएस्ट टाइम लिखते हैं। जैसे 2 हमारा 1 टाइम है तो 1 टाइम ही रखेंगे। 3 यहां पे दोनों जगह मिला के हाईएस्ट क्या है? 1 ही है, तो हाईएस्ट हमारा क्या है? 1। x यहां पे भी एक बार, यहां पे भी एक बार, तो हाईएस्ट एक तरह से हमारा कितना है? एक बार। ठीक है, दोनों तरफ देखते हैं कि यहां कितनी बार है, यहां कितनी बार है। इन दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसे लिखते हैं। यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा? 6x। 2 3 जा 6, x आ गया। वहीं जब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता था? दोनों नंबर में कॉमन। तो दोनों नंबर में कॉमन यहां क्या है हमारा? x है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में देखिए, इनका एलसीएम ऑलरेडी लिखा हुआ कितना? 180। यहां आपने कितना लाया है? 6x। तो जाहिर सी बात है आप इसे लिखोगे जब आप, तो आप लिखोगे 6x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 180 दी हुई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18, 6 से आप काट दो, 6 3 जा क्या आएगा? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। क्लियर है? हमसे एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ आपका क्या है? तो एचसीएफ x ही है, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30 आ चुकी है। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while the Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। आपको अगर याद हो तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे एक ही स्थान से एक ही डायरेक्शन में एक ही समय पे सोनिया जो चलती है तो वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है इसका। वहीं जब रवि चलता है
तो रवि जो है इसे 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कब ये दोबारा सेम इसी पॉइंट पर वापस आएंगे। तो आपको मालूम है कि ये वाला अगर मैं कॉमन सेंस आप लगाओ तो जो ये सोनिया है 18 मिनट बाद फिर इस पॉइंट पे आ जाएगी, फिर 18 दूना 36 मिनट बाद फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगी, 18 तिया 54 मिनट बाद फिर इसी पॉइंट पे आ जाएगी। वहीं रवि की बात करें तो रवि 12 मिनट बाद इस पॉइंट पे आएगा, फिर 12 दूना 24 मिनट बाद फिर इस पॉइंट पे आएगा, फिर 12 तिहाई 36 मिनट बाद फिर इसी पॉइंट पे आएगा, ऐसे ही 12 चौक 48 मिनट बाद फिर इसी पॉइंट पे आएगा। ये क्रम चलता रहेगा। क्वेश्चन है कि अगर एक साथ ये स्टार्ट किए तो दोबारा फिर कब आएंगे अपने इसी पॉइंट पे। तो आप देख सकते हो ये 36 मिनट बाद इस पॉइंट पे ही है और ये भी 36 मिनट बाद क्या है, इस पॉइंट पे है। यानी कि जो स्मॉलेस्ट टाइम होगा, जो सबसे कम वाला टाइम होगा, वो हमारा क्या होगा, 36 होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे तो हमने कॉमन सेंस लगाया, लेकिन रियल में इस क्वेश्चन को करते समय क्या करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट टाइम निकालना है, सबसे कम, है ना। क्योंकि ये तो ऐसे चक्कर लगाते रहे तो कई बार आके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी बने। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना हो तो जाहिर सी बात है आपको लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। और अगर 12 और 18 का आप एलसीएम निकालो, एलसीएम, तो जाहिर सी बात है इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, 36 मिनट आएगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रही बात। एलसीएम हमने निकालना बता रखा है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो आप 100% दिमाग में बैठा लो कि आपको क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 घंटियां क्रमशः 6, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 6 बजे एक साथ बजी तो फिर वो कब एक साथ बजेंगी, है ना। 3 bells ring at interval 6, 12 and 18 minutes. If all 3 bells rang at 6 a.m. when they will ring together again, है ना। कहानी अभी भी वही है, जैसे सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन था इसके पहले का, वैसे ये बेल है ना। ये बेल जो है पहला जो है, फर्स्ट बेल जो है हर 6 मिनट पे बजती है। तो 6 के बाद कब बजेगी, 12 पे, 6, 18, 24, 30, 36, 42, इतने ही मिनट के अंतराल पे बजती रहेंगी। अगर दूसरे वाले की बात करें सेकंड की, तो 12 मिनट पे, 12 के बाद 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60, ऐसे बजती जाएंगी। अगर 18 वाले की बात करें, थर्ड वाले की, तो ये 18 मिनट पे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ऐसे ही बजती जाएंगी। कह रहा है कि अगर ये सुबह 6 बजे एक साथ बजी थी, सब एक साथ 6 बजे बजती हैं, है ना, तो फिर ये कब एक साथ बजेंगी। तो 6 मिनट वाला 6 मिनट के बाद फिर बजना शुरू कर देगा, 12 मिनट वाला 12 मिनट के बाद, 18 मिनट वाला 18 मिनट के बाद। तो पहला एक ऐसा नंबर जो तीनों के लिए कॉमन हो। तो अगर आप ध्यान दो तो तीनों के लिए हमारा कॉमन यहां क्या मिल रहा है, तीनों के लिए आप देखो यहां पे 36 है, यहां भी 36 है और यहां भी 36 है। ये तीनों हमारे क्या हैं, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम है, इस टाइम पे तीनों एक साथ बजेंगी। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है आपने किया क्या, स्मॉलेस्ट टाइम, जैसे 36 के बाद भी ये एक साथ बजेंगी, तो हमें वो टाइम ड्यूरेशन निकालना है जो सबसे कम हो, स्मॉलेस्ट टाइम निकालना है। यानी कि 36 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बजेंगी। तो हमें यहां पे भी क्या करना होगा, इन गिवन नंबर का एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम आपने निकालना आसानी से सीख रखा है कि इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 36 मिनट होगा। क्या होगा, 36 मिनट। कैसे निकालते हैं, अगर भूल गए हो तो एक बार फिर से देख लो। 18 किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से डिवाइड करें 3, 2 3 जा 6 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 1 और 3, और फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कब एक साथ बजेंगी, टाइम पूछा गया है। तो अभी कब बजे थी,
6 बजे मॉर्निंग में, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा 6 बजकर कितना जी 36 मिनट पे, 6:36 AM। क्या होगा AM, सुबह। क्लियर है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 170. फाइंड द वैल्यू ऑफ m. Also find the LCM of 65 and 117 using prime factorization method. क्या करेंगे? सबसे पहले कि इनका HCF कितना होगा हम ये देखते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 65 को आप लिखते हो 13×5 65 होता है। 13×5 क्या होता है जी 65, 13×5 या 65 होता है। 117 की बात करें तो आपको मालूम है 3×3 जा 9, 9 13 जा 13×9 117 होता है, ये भी अच्छे से मालूम है। अगर इसका आपको HCF पूछा जाए तो HCF कहते हो जो दोनों जगह कॉमन हो, दोनों जगह कॉमन क्या है 13 है, तो ये हमारा क्या होगा HCF होगा। वहीं अगर इसका LCM पूछा जाता है तो आप कहते हो दोनों जगह पे जो हाईएस्ट टाइम हो। जैसे यहाँ पे देखा जाए 3 यहाँ कितनी बार है 2 टाइम है, यहाँ एक भी बार नहीं, तो हाईएस्ट कितना है 2 टाइम, तो आप लिखोगे 3×3। 5 देखा जाए तो यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 0 टाइम, तो हाईएस्ट कितना रहा 1 टाइम, यानी कि 5। 13 देखा जाए तो यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी क्या है 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही हाईएस्ट रहा है ना। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 13×5 65 होता है, मल्टीप्लाई बाई 3×3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई करिए, 9×5 45 को 5, 4, 9×6 54 और 4, 54 और 4 क्या होता है 58 होता है, यानी 585 इसका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन दिया है कि इनका HCF जो है ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। HCF हमने कितना निकाला है 13 निकाला है। इस HCF को ये बता रहे हैं कि इसको आपको कैसे लिखना है, तो आप इसको HCF को लिखेंगे किस फॉर्म में 65m minus 117 के रूप में। अगर इसको सॉल्व करें तो अगर इसे इधर लाएं तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 117 इक्वल टू 65m। इसे ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू 65m। अगर m की वैल्यू निकाला जाए तो 130 अपान में 65, 65 का दुगना कितना होता है जी 130, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर है आपको, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ m आपकी आ गई। also find the LCM of this and this using prime factorization। LCM भी आपका कितना आ गया है 585। क्लियर है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा रियल नंबर का चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी क्लासेज अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा टाइप है जो आपको नहीं कराया गया। हमें 100% विश्वास है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सिर्फ और सिर्फ इन वीडियो को देखने के बाद ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। एक भी टाइप हमने नहीं छोड़ा हुआ है, सारे टाइप को हमने डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की शुरुआत करेंगे। आप रियल नंबर के सारे लेक्चर देख लीजिए, इसके साथ साथ आप PYQ जो भी आपके हैं उन्हें आप लगा लीजिए। हम 100% श्योर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।